हम्म, इतिहास के पन्नों में ना एक बहुत ही दिलचस्प वाकया दर्ज है। बात करीब 2000 साल पुरानी है। अच्छा, 2000 साल। हाँ, मतलब रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान माने जाते थे, वो युद्ध के मैदान में ना एक ठंडे तंबू के अंदर बैठे थे। अरे वाह। और उनके बाहर एक पूरा साम्राज्य था। लगातार आने वाले दूत थे, युद्ध की खबरें थीं, और अनगिनत ऐसे लोग थे जो उनसे कुछ ना कुछ चाहते थे। लेकिन उस तंबू के अंदर वो सम्राट अपनी डायरी में ये लिख रहा था कि कैसे इन सब बाहरी दखलंदाजियों को, मतलब इस शोर को, अपने मन की शांति भंग करने से रोका जाए। मतलब इतनी उथल पुथल के बीच वो अपने मन की बात लिख रहे थे। बिल्कुल। अब देखिए, आज हम कोई साम्राज्य तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन सुबह आंख खुलते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चमकने वाले नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया की तुलनाओं ने हमारे दिमाग को ना उसी तरह युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। हाँ, ये तुलना आज के समय में बहुत सटीक बैठती है। मतलब सदियों पहले जो चुनौती एक सम्राट के सामने थी, आज वही चुनौती हमारे बेडरूम तक पहुंच चुकी है ना? सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बुकपीडिया से लिए गए कुछ बहुत ही खास अंशों पर बात करेंगे। ये अंश द स्टोइक आर्ट ऑफ फोकस, प्रायोरिटाइजिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स की गहराई में उतरते हैं। बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अपना काम जल्दी कैसे खत्म किया जाए, बल्कि ये समझना है कि जब दुनिया हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, तब हम अपने मन की आज़ादी को कैसे बचाए रख सकते हैं। और इसी आज़ादी को गहराई से समझने के लिए चलिए आज इस सफ़र पर निकलते हैं। इस किताब के पन्नों से जो सबसे पहली और बुनियादी अवधारणा निकल कर आती है, वो है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का बंटवारा। हाँ, ये स्टोइक फिलॉसफी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। अक्सर लोग ना इसे केवल इस रूप में समझ लेते हैं कि हमें चीजों पर से नियंत्रण छोड़ देना चाहिए, मतलब बस हार मान लो। लेकिन यहाँ बात छोड़ने की नहीं है, बल्कि सही जगह अपनी ऊर्जा लगाने की है। एकदम सही। यह विचार दुनिया को स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बांटता है। एक वो जो हमारे सीधे नियंत्रण में है, और दूसरा वो जो बिल्कुल नहीं है। नियंत्रण के इस बंटवारे को ना मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझना बहुत अहम हो जाता है। देखिए, हमारा दिमाग विकासवादी रूप से, मतलब इवोल्यूशनरी नजरिए से इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, ताकि हम सुरक्षित रह सके ना। हाँ बिल्कुल। आदि मानव के समय में अनिश्चितता का मतलब सीधा मौत होता था। अगर मौसम खराब है या कोई जंगली जानवर आसपास है, तो नियंत्रण की चाहत ने ही इंसान को जिंदा रखा। मतलब वो सर्वाइवल का तरीका था। बिल्कुल। लेकिन आज खतरा कोई शेर नहीं है। आज खतरा है बॉस का भेजा गया एक ईमेल या सोशल मीडिया पर किसी अनजान का किया गया कमेंट। अरे हाँ, वो कमेंट्स तो पूरा दिन खराब कर देते हैं। वही तो। हमारा दिमाग आज भी उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कोई शेर सामने आ गया हो, और हम उन चीजों को काबू में करने की कोशिश करते हैं जो बाहरी बकेट में आती हैं। मतलब दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कल अर्थव्यवस्था का क्या होगा, या हमारी पोस्ट पर कितने लाइक्स आएंगे। यहीं पर ना मुझे स्रोत से जुड़ी एक बहुत ही आधुनिक उपमा याद आती है। मतलब हम सब अपने ईमेल अकाउंट में एक बेहद मजबूत स्पैम फिल्टर लगा कर रखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल रखते हैं। हम घंटों बैठकर ये तय करते हैं कि कौन सा ईमेल हमारे इनबॉक्स में आएगा और कौन सा सीधे ट्रैश में जाएगा। लेकिन जब बात हमारे बायोलॉजिकल इनबॉक्स की आती है, यानी हमारे दिमाग की, तो हम उसे पूरी तरह खुला छोड़ देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक बात कही आपने। है ना? कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी राह चलता इंसान एक नकारात्मक बात कहकर हमारे दिमाग में अपना मैलवेयर या वायरस इंस्टॉल कर देता है और हम उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सोचिए, अगर कोई हमारे घर का दरवाजा बिना पूछे खोल दे और अंदर आकर गंदगी फैलाने लगे, तो क्या हम उसे रोकेंगे? नहीं। बिल्कुल रोकेंगे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस मैलवेयर का हमारे तंत्रिका तंत्र पर, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम पर जो असर होता है, वो चौंकाने वाला है। अच्छा, कैसे? जब हम किसी बाहरी चीज पर अपना नियंत्रण खोते हुए महसूस करते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में फंस जाना, तो हमारे दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो फाइट या फ्लाइट मोड वाला हिस्सा? हाँ एकदम सही। वो शरीर को तुरंत लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। स्टोइसिज्म का यह नियंत्रण का बंटवारा असल में इस एमिगडाला को शांत करने का एक कॉग्निटिव टूल है। मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस भी है। बिल्कुल। जब हम खुद को याद दिलाते हैं कि सामने वाले का व्यवहार मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है, तो हम अपने दिमाग के तर्कशील हिस्से में,
मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का बहाव वापस ला रहे होते हैं। तो हम घटनाओं को नहीं बदल रहे हैं। नहीं, हम घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक पॉज या एक ठहराव पैदा कर रहे हैं। और ये बहुत ही गहरी बात है कि हम उस ठहराव में ही अपनी असली ताकत ढूंढ सकते हैं। हमें अपने मन के चारों ओर एक दीवार बनानी होगी जहां सिर्फ शांति देने वाले विचार ही आ सकें। सही कहा। लेकिन अगर हम उस बायोलॉजिकल इनबॉक्स को खुला ही छोड़ देते हैं और बाहरी दुनिया का सारा शोर अंदर आने लगता है, तो उसका एक बहुत स्पष्ट नतीजा सामने आता है जिसे हम एंग्जाइटी या चिंता कहते हैं। हाँ, ये तो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। जब बाहरी चीजों पर नियंत्रण नहीं रहता ना, तो मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है। किताब में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है कि चिंता कोई बाहरी वायरस नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने ही दिमाग द्वारा गढ़ी गई भविष्य की एक काल्पनिक तस्वीर है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग असल में एक प्रिडिक्शन मशीन है। मतलब भविष्यवाणी करने वाली मशीन। हाँ, मतलब उसका काम है पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। लेकिन जब हमारा मन असुरक्षित महसूस करता है, तो ये मशीन खराब हो जाती है। तो फिर वो क्या करती है? वो कैटास्ट्रोफाइजिंग शुरू कर देती है। मतलब हर स्थिति का सबसे भयानक और बदतरीन नतीजा सोचने लगती है। जैसे अगर ये इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाऊंगी, फिर मैं बेघर हो जाऊंगी। एक पूरी डरावनी फिल्म चला देता है दिमाग। बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म है जिसका असलियत में कोई वजूद नहीं है, लेकिन शरीर इसे सच मानकर पसीना पसीना हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि रिलैक्स करो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होता। एक सेकंड, या मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। मतलब हमें बचपन से तो यही सिखाया जाता है ना कि दूरदर्शी बनो, भविष्य की योजना बनाओ और बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। हाँ, बिल्कुल सिखाया जाता है। और अब हम कह रहे हैं कि भविष्य के बारे में सोचना ही चिंता की जड़ है। तो क्या हमेशा वर्तमान में ही लंगर डालकर रहना और भविष्य की संभावित समस्याओं को अनदेखा करना, क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? डर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, और यहीं पर प्राचीन विचारकों की बुद्धिमत्ता सामने आती है। देखिए, वो ये नहीं कहते कि भविष्य के बारे में मत सोचो या आंखें बंद करके बस सब कुछ अच्छा होगा का जाप करो। तो फिर असली इलाज क्या है? इसके विपरीत स्टोइसिज्म में प्रीमेडिटेशियो मैलोरम नाम की एक तकनीक है, जिसका अर्थ है बुराइयों का पूर्व चिंतन। अच्छा, बुराइयों का पूर्व चिंतन। हाँ, इसका मतलब है जानबूझकर और बहुत ही शांति से सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना। लेकिन ध्यान दें, ये अनियंत्रित चिंता से अलग है। चिंता हमारे ऊपर हावी होती है, जबकि पूर्व चिंतन एक सोची समझी योजना है। मतलब हम डर से भाग नहीं रहे बल्कि उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, डर स्थायी नहीं होता। जब सांसें भारी लगें तो खुद को याद दिलाना चाहिए कि मैं अभी हूँ, यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ और यही काफी है। जब हम वर्तमान की जमीन पर मजबूती से खड़े होकर सबसे बुरे नतीजों का सामना अपनी कल्पना में कर लेते हैं ना, तो उस डर का खोखलापन सामने आ जाता है। वाकई, तब हम समझ पाते हैं कि भले ही सबसे बुरा हो जाए, हम फिर भी उससे निपट लेंगे। बिल्कुल, चिंता तभी तक जीतती है जब तक हम उसे कमजोरी मानते हैं। असली हिम्मत डर के साथ आगे बढ़ने में है। यह नजरिया वाकई डर की बनावट को ही बदल देता है। यानी वर्तमान में लंगर डालने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम तूफान को अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपनी नाव को इतनी मजबूती से बांध रहे हैं कि जब तूफान आए तो हम बह ना जाएं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। और जब हम इस तरह से अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल डरने के बजाय योजना बनाने और खुद पर भरोसा जताने के लिए करते हैं, तब वो चिंता अपनी ताकत खोने लगती है। और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो शांति मिलती है ना, वो हमें हमारे जीवन के अगले और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव की ओर ले जाती है। वो कौन सा पड़ाव है? जब भविष्य का डर कम हो जाता है और हम वर्तमान में टिकना सीख जाते हैं, तब सारा बाहरी शोर छन जाता है और उस सन्नाटे में एक ऐसा सवाल उभरता है जिससे हम जीवन भर भागते हैं, हमारी प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी। कि हम वास्तव में हैं कौन? बिल्कुल, हम वास्तव में कौन हैं? हम जो जीवन जी रहे हैं, जो पेशे चुन रहे हैं, क्या वो हमारे अपने फैसले हैं या हम सिर्फ समाज द्वारा लिखे गए एक स्क्रिप्ट को निभा रहे हैं? ये सवाल तो बहुत से लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। हाँ, क्योंकि जवाब अक्सर डरावने होते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ना आउटसोर्सिंग के आदी हो चुके हैं। मतलब जिस तरह कंपनियां अपना काम दूसरों से करवाती हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के सबसे बड़े फैसलों,
जैसे करियर, रिश्ते और जीवन शैली को समाज, माता पिता या दोस्तों की उम्मीदों को आउटसोर्स कर देते हैं। हाँ, ताकि जिम्मेदारी हमारी ना रहे। बिल्कुल। इसमें एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा महसूस होती है ना। सलाह लेना तो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी जिंदगी की किताब लिखने की कलम किसी और को दे दें और कहानी गलत हो जाए, तो फिर हम किसे दोष देंगे? जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। जब हम अपनी कलम किसी और को सौंप देते हैं, तो हम विफल होने के दर्द से तो शायद बच जाएं, लेकिन हम उस गहरे खालीपन से नहीं बच पाते जो अपनी असली पहचान को दबाने से पैदा होता है। मतलब अंदर से खोखले महसूस करते हैं। बिल्कुल। ग्रीक दर्शन में ना यूडाइमोनिया का सिद्धांत है, जिसका मतलब है इंसान का पूरी तरह से खिलना या फलना फूलना। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कोई व्यक्ति अपने खुद के स्वभाव के अनुसार न जिए। खुद को जानना मतलब अपनी कमियों और छिपी हुई इच्छाओं को बिना किसी लेबल के स्वीकार करना है। लेकिन खुद के फैसले खुद लेने का मतलब है 100% जवाबदेही। हाँ, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। अगर आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं और गिरते हैं, तो दोष पूरी तरह आपका होगा। और यही वो डर है जो लोगों को भीड़ का हिस्सा बने रहने पर मजबूर करता है। और इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना वाकई हिम्मत का काम है। इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। समाज तो तुरंत जज करने लगता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करता है, तो आसपास के लोग बहुत असहज हो जाते हैं। आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बदल गया है या स्वार्थी हो गया है। हाँ, क्योंकि हमारी सच्चाई दूसरों को उनकी खुद की दबी हुई इच्छाओं की याद दिलाती है। लेकिन सच्ची आजादी दुनिया को नहीं बल्कि खुद को खुश करने में है। भले ही रास्ता मुश्किल हो, अपना चुना हुआ रास्ता ही असली साहस है। एकदम सही। और उस आजादी की कीमत चुकाना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे पास हमेशा का समय नहीं है। ये सबसे कड़वा सच है। जब हम प्रामाणिकता और अपने फैसले खुद लेने की बात करते हैं ना, तो वो महज एक दार्शनिक विचार लग सकता है, लेकिन इस विचार में एक भयानक तात्कालिकता, मतलब एक अर्जेंसी आ जाती है जब हम जीवन के सबसे बड़े और अटल सच का सामना करते हैं, मृत्यु। मौत का विचार। स्टोइक दर्शन में इसे मेमेंटो मोरी कहा गया है, जिसका अर्थ है याद रखो कि एक दिन तुम्हें मरना है। ये कोई निराशावादी विचार नहीं है, बल्कि जीवन को जगाने वाला सबसे बड़ा अलार्म है। लेकिन मेमेंटो मोरी अक्सर लोगों को बहुत डरावना लगता है। हम मौत के विचार को अपने दिमाग से ऐसे दूर रखते हैं जैसे वो किसी और के साथ होने वाली घटना हो। हाँ, हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं। बिल्कुल। हम सपनों को टालते हैं, प्यार का इजहार नहीं करते और माफी मांगने की जगह गुस्सा पालते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन कोई रफ ड्राफ्ट है, एक दिन सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उस एक दिन की कोई तारीख नहीं होती। वाकई कोई तारीख नहीं होती। स्रोत में इस मुगालते को तोड़ने के लिए ना एक बहुत ही धारदार उपमा दी गई है। मतलब कल्पना कीजिए कि जेब में कुछ सिक्के रखे हम। हर गुजरता दिन उस जेब से बिना देखे एक सिक्का निकालकर बाहर फेंकने जैसा है। और जेब अनथीन नहीं है। बिल्कुल। हमें ये नहीं पता कि उस जेब में कुल कितने सिक्के हैं और कब हमारा हाथ अंदर जाएगा और जेब खाली मिलेगी। स्रोत से एक बहुत ही कड़वा सवाल यहां सामने आता है। अगर आज पता चले कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या हम वही जिंदगी जिएंगे जो आज जी रहे हैं? शायद। बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान की एक बड़ी खामी है कि रोजमर्रा की आदतें हमें अमर होने का भ्रम दे देती हैं। दिमाग मान लेता है कि कल भी आज जैसा ही होगा, और इसी भ्रम के कारण हम उन चीजों को टालते रहते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं चीजों को समझने के लिए। लेकिन क्या हर बिना जिया हुआ दिन मौत के एक दिन करीब आने का संकेत नहीं है? जिंदगी कोई रफ ड्राफ्ट नहीं है जिसे बाद में सुधारा जा सके। जो लोग ये समझ जाते हैं वे छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और हर लम्हे को गहराई से जीते हैं। समय की इसी सीमितता को समझने पर ना टाइम मैनेजमेंट का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, वो टू डू लिस्ट वाला मैनेजमेंट नहीं। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किए जाएं। लेकिन किताब के निष्कर्षों से ये बात साफ होती है कि असली मैनेजमेंट काम को तेजी से करना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि क्या वो काम किया भी जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। इसी संदर्भ में किताब सिखाती है कि हर ना एक हाँ को जन्म देता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने का पूरा दर्शन है। ये तो गणित और भावनाओं का सबसे बेहतरीन संगम है।
हमारे पास समय और ऊर्जा दोनों ही सीमित है। जब भी हम किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, चाहे वो कोई फालतू की मीटिंग हो, किसी बहस में उलझना हो या महज दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कोई काम हो, तो हम अनजाने में उस चीज को ना कह रहे होते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। मतलब जब हम फालतू चीजों को मना करते हैं तब जरूरी चीजों के लिए जगह बनती है। एकदम सही। हो सकता है वो जरूरी चीज हमारा स्वास्थ्य हो, हमारा परिवार हो या हमारा मानसिक सुकून हो। इसलिए स्पष्ट रूप से ना कहने की कला सीखना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह अपनी सीमित ऊर्जा की रक्षा करने का सबसे बुनियादी तरीका है। ही एक ऐसा बचाव है जो हमारी पहचान को सुरक्षित रखता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। हमने देखा कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर मिलेगी, बल्कि ये उस स्पैम फिल्टर को मजबूत करने में है जो हमारे दिमाग को बाहरी शोर से बचाता है। हाँ, बाहरी शोर को बाहर रखना। और हमने ये समझा कि भविष्य का डर कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग का एक भ्रम है जिसे वर्तमान में डटकर खड़ा रहकर और पूर्व चिंतन के जरिए तोड़ा जा सकता है। फिर हमने इस बात की गहराई मापी कि समाज के सौंपे गए फैसलों का बोझ ढोने से कहीं ज्यादा सुकून अपनी शर्तों पर फैसले लेने में है, अपनी ऑथेंटिसिटी की जिम्मेदारी उठाना। बिल्कुल। और अंत में मेमेंटो मोरी के जरिए हमने ये महसूस किया कि ये सब करने के लिए हमारे पास अनंत कल नहीं है, वक्त बहुत कम है। और इन सभी विचारों के केंद्र में मैं कहूंगी कि एक ही बात है, जागरूकता, अवेयरनेस, ऑटो पायलट मोड पर जीवन जीने से बाहर आना। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं रहते। वाकई। और जब हम अपने समय की नश्वरता के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम उसे व्यर्थ की बातों में जाया नहीं करते। किताब के ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि फोकस सिर्फ काम पर ध्यान लगाने की कला नहीं है, बल्कि ये चुनाव करने की कला है कि जीवन में क्या महत्व रखता है और क्या नहीं। बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने इसे। इस पूरी यात्रा के बाद नजरिए में एक बदलाव आना स्वाभाविक है। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, और ये विचार इसी स्रोत की बुनियाद पर खड़ा है। एक अंतिम सवाल। हाँ, हमने बात की थी कि हर ना एक हाँ को जन्म देता है और समय के सिक्के सीमित हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सवाल खुद से पूछने लायक है, आज हम अपनी जिंदगी की किस सबसे बड़ी उलझन या दिखावे को हमेशा के लिए ना कहने वाले हैं ताकि हम अपनी असली जिंदगी को हाँ कह सकें? बहुत गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। याद रखिए, हमारी कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है, और वो कलम किसी और के नहीं, हमारे ही हाथ में है।